वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्केट। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ डेमोक्रेसी में लोगों को भाग लेने के लिए यहाँ की जो आम जनता है सारे के सारे इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, वो जाकर पार्लियामेंट में उनके लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए उनकी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस की वक्त में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या यूनियन टेरिटरीज़ में हो, या फिर जो स्टेट लेवल में जो पंचायत इलेक्शंस है, या फिर नगर पालिका चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी देख रेख में, इसके अंडर में सब कुछ होता है। तो चलिए आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छी तरह से जान और बूझ लेते हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है, बल्कि बॉडी ही नहीं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब इन पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये अपने कानून, अपने नियम, अपने सब कुछ तय कर सकती है, खुद से बना सकती है और बनाती भी है। इसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, ना ही गवर्नमेंट करेगा, ना ही कोई दूसरा करने वाला है। और आपको ये बताते चलें कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, बिल्कुल हमारा देश जिस दिन गणराज्य घोषित हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को, उससे जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और आपको पता है दोस्तों कि अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन जो कमीशन है वो हैं राजीव कुमार, जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो सुशील चंद्रा के बाद अभी आए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा दोस्तों कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक एक बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसका जिक्र संविधान में भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में इसका पूरा का पूरा बखान किया गया है कि इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, इनके कार्य क्या होंगे, सब कुछ इसमें डिटेल के साथ लिखा जा चुका है। अगर हम आज की बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ 3 सदस्यीय ये जो सिस्टम बना हुआ है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमीशंस उनके साथ होते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, सिर्फ 1 सदस्यीय चुनाव आयोग हुआ करते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को ये 3 सदस्यीय बना दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसको फिर 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को फिर ये 3 सदस्यीय हो गया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो नॉमिनेशन होता है दोस्तों, जो नॉमिनेट करते हैं, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेट करता है और इनकी नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो निर्वाचन सदन नई दिल्ली में मौजूद है। और ये जो अधिकारी होता है ये IS रैंक का अधिकारी होता है और इसको नियुक्ति के बाद इनका जो टोटल बिल्कुल एक समान होता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी जजेज़ हैं उनका जो भी जो अलाउंस होता है, भत्ता होता है, जिनका वेतन होता है, जो भी होता है, सब कुछ उसी की तरह से इसका चीफ इलेक्शन जो हमारा कमिश्नर है उनका भी वही होता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सर्विस पीरियड होता है दोस्तों वो 6 इयर्स का होता है, 6 साल का होता है। या अगर उससे पहले वो 65 इयर्स के हो जाते हैं तो मतलब 6 साल हो या वो 65 साल की उम्र तक पहुंच जाए, जो भी पहले आएगा वही उनका कार्यकाल होता है। अगर वो 64 साल का है, अगर वो तब बनता है तो सिर्फ 1 साल के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह पाएगा। और अगर इस बीच में अगर वो चाहे कि वो रेजिग्नेशन दे दे तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो रिज़ाइन कर सकता
है। और इनके कार्यकाल में अगर इनको हटाना हो तो इन पे महाभियोग लगाना पड़ेगा, या फिर इनको इनकैपेबल मतलब ये अक्षम मतलब सक्षम नहीं है, या फिर इनको कह सकते हैं कि ये जो अपना दायित्व है, अपना जो कार्य है वो कर नहीं पा रहे हैं, इनकैपेबल हैं, या फिर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इस आधार पर इसको हटाया जा सकता है। ये जो पद है दोस्तों, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 को दोनों को कवर करता है। ये इनमें कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या काम करेंगे, वो कौन कौन से जो ड्यूटीज़ होंगे उनके पार्लियामेंट के प्रति, राज्यसभा के प्रति, स्टेट असेंबलीज़ के प्रति, या फिर लोकल गवर्नमेंट्स या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो भी है, कहाँ कहाँ इनको किस किस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किन किन के मामलात में इनको, या जैसे स्टेट्स हैं, यूनियन है, या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ उनको क्या करना पड़ेगा, किस किस तरह से पोल्स बाई पोल्स जो चुनाव हैं या फिर उपचुनाव हैं, सबकी जिम्मेदारी ये जो दोनों नियम है, ये जो कानून है, इसी में बताया जा चुका है। तो चलिए अब हम इनके इलेक्शन कमिश्नर के काम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर का काम ये है दोस्तों कि उनको पूरे देश में, अगर वो इलेक्शंस केंद्रीय हो या स्टेट लेवल का हो या यूनियन टेरिटरीज़ में हो या लोकल गवर्नमेंट का हो या अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हो या राष्ट्रपति का हो या फिर उपराष्ट्रपति का हो, किसी का भी हो, इसको फेयर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। फेयर मतलब एकदम साफ़ सुथरा इलेक्शन हो, कहीं किसी तरह की कोई बात, फ्री एंड फेयर मतलब किसी को भय नहीं हो, किसी को डर नहीं हो, उस तरह का इलेक्शन इनको कंडक्ट कराना है पूरे देश में। और इस इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेने के लिए नागरिकों को जो भी करना पड़ेगा, उनको उत्साहित करने के लिए प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, और भिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हैं या जागरूकता लेवल टाइप की जो बातें हैं, स्लोगन्स हैं, या मीडिया इंटरेक्शन है, मीडिया के द्वारा भी लोगों को जागरूक बनाने में ये काम करेंगे, ताकि लोग पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा सक्षम और मजबूत हो जाए। इनका अगला जो काम है दोस्तों, वोटर लिस्ट को क्लियर करना है, वोटर लिस्ट बनाना है, और फिर जो इनके वोटर्स हैं उनके नाम से एपिक इलेक्शन फ़ोटो आई कार्ड भी जारी करना इनका ही काम है। और वोटिंग के लिए बूथ्स कितने बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कौन से भवन का इस्तेमाल होगा, या फिर जो काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहाँ काउंटिंग के लिए कहाँ काउंटिंग किया जाएगा, काउंटिंग में आने वाले जितने पर्सनल होंगे, जितने अधिकारी होंगे, वो सारे को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट लेवल का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी इलेक्शन कमीशन के रूप में काम करते हैं, उन सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बनाना पड़ता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बढ़ावा मिले और लोग बेडर होकर के, बेखौफ होकर के पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में को बनाए रखें, भाग लें, और ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है और त्यौहार है, इसको बढ़िया से संपन्न होने दें। इनका अगला काम है दोस्तों, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको रिकॉग्निशन देना, उनको पहचान देना, और फिर एक सिंबल देना। जैसे बीजेपी का फूल छाप है, कांग्रेस का हाथ है, और कई पार्टीज़ का अलग अलग जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो देना भी इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके ही दायरे में, उनके ही डोमेन में आता है। और जब इलेक्शन होने की बारी आती है तो आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसको भी वो लगाने का जिम्मेदार है, वो लगाता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, किसी तरह की कोई धांधली, कोई करप्शन ना हो, और पहले से ही जितने भी कर्मी उसमें, जितने भी ऑफिशियल्स उसमें भाग लेंगे, मतदान कर्मी हो, चाहे वो जोनल मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, उसमें जो जितने भी पुलिस से लेकर के जितने तरह के उसमें जो कर्मी भाग लेते हैं, सब के सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं, और उन्हीं का 24/7 जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, आचार संहिता लगा रहता है, तब तक वो उन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ सीमा से ज़्यादा
खर्चा करने में माहिर हैं। तो ये जो खर्च की जो सीमा है, इनको भी चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन है, उस पर भी उसकी पैनी नज़र होती है कि इलेक्शन जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ़ंड कहाँ से आता है, वो फ़ंड में कितना खर्चा करते हैं, ज़्यादा तो खर्चा नहीं करते हैं, किसी को लालच तो नहीं देते हैं। इस तरह की बातों का भी ध्यान इलेक्शन कमीशन को रखना पड़ता है। और अगर कोई कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन भरता है, अगर वो उसका कोई उसके अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर वो क्रिमिनल अगर एक्चुअली वो पाया जाता है, तो फिर उसको 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाता है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो इलेक्शन प्रोसेस को जो कंटिन्यू करना होता है, चाहे वो बैलेट से इलेक्शन हो, चुनाव हो, या फिर ईवीएम से हो, वो दोनों का देख रेख इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आता है। वही इसको क्लियर करता है कि क्या यहाँ कौन सा प्रोसेस लगना है, ईवीएम से वोटिंग होनी है या फिर बैलेट से वोटिंग होनी है। तो दोस्तों, ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अपना ये जो भी निर्णय है ये खुद से लेती है। और इनके अंदर में इलेक्शन से संबंधित जितने भी काम हैं, चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना हो, या फिर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है उस पर ध्यान देना हो, एपिक जारी करना हो, या फिर ईवीएम्स को मैनेज करना हो, बैलेट्स को मैनेज करना हो, और बूथ्स को मैनेज करना हो, कितने ऑफिशियल्स काम करेंगे उसको मैनेज करना हो, उनका जो भी भत्ता लगेगा उनको मैनेज करना हो, या फिर बूथ और जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसको मैनेज करना हो, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी पोलिंग के लिए, जितना भी निर्वाचन की जो इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो काम होता है, सारा का सारा काम चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मा में होता है। काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं, काफ़ी भार है, काफ़ी बोझ है, और इनको करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल देखा गया है बहुत सारी चीज़ें इस तरह से नहीं हो पा रही हैं। जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है वो हो रहा है, और लोग धड़ल्ले से ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वोटर्स को पैसे देकर हो, चाहे वो दारू देकर हो या कुछ और देकर हो, वो रिझाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठंडा हो गया है, या एक ऐसा टाइगर हो गया है जिसके दांत ही नहीं है? तो चलिए, इसका इस तरह का जो नॉलेज है इसको लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन के जितने भी काम थे, उनकी शक्तियाँ थी, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई और जानकारी हो या कुछ आप और पूछना चाहते हैं इलेक्शन से संबंधित, तो हमें आप कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।